इसने बंगले के गेट पर रुककर गहरा सांस लिया। गेट इतना शानदार था कि इसके सामने इसकी अपनी मौजूदगी बहुत छोटी महसूस हो रही थी। इसने चादर को थोड़ा दुरुस्त किया और झुझकते हुए बेल बजा दी। कुछ लम्हे बाद एक मुलाजिम ने दरवाजा खोला और इसे अंदर आने का इशारा किया। इसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी, मगर वो खुद पर काबू पाते हुए कदम आगे बढ़ाने लगी। बंगले का वसी लान और अंदरूनी हिस्से की शानदार आराइश देखकर इसकी आंखें चंदिया गई। वो खुद को पुरएतमाद और मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी। इसे इस जॉब की अशद जरूरत थी। बैठे प्लीज, एक गहरी पुरस्कून आवाज ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। सामने एक हुबड़ू मर्द बैठा था, जिसकी शख्सियत ने चंद लम्हे के लिए इसको साकत कर दिया। लंबा कद, कुशादा पेशानी और गहरी आंखें जो जैसे किसी की रुख तक झांक सकती हो। वो एक स्याह रंग के सूट में मलबूस था। इसकी आंखों में थकावट थी, मगर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। मैं असफंजान खान हूँ और ये मेरा घर है। आप यहाँ जॉब के लिए आई हैं? इसने सीधा सवाल किया था, लहजे में एक ठहराव था। जी, मैं बेबी सीटर की जॉब के लिए आई हूँ, इसने नजरें झुकाकर जवाब दिया था। असफंजार ने इसे सर से पांव तक देखा। इसकी नजरों में कोई बेजा सख्ती नहीं थी, सिर्फ संजीदगी थी। तजर्बा है आपके पास? नहीं, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी समझती हूँ और सीखने की कोशिश करती हूँ, इसने पुरएतमादी से जवाब दिया। ये जॉब आसान नहीं है। मेरी मिसेस बीमार है और मेरा बेटा ज्यादा वक्त माँ के बगैर नहीं रह सकता। वो हसास है, अगर आपसे कोई गलती हुई तो? असफंजार ने गहरी नजरों से इसकी तरफ देखते हुए पूछा। सर, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मायूस ना करूं, और अगर कभी कोई गलती हो भी गई तो मैं इसे ठीक करने की जिम्मेदारी लूंगी। इसकी बात पे असफंजार के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। आप पढ़ाई कर रही हैं या पढ़ चुकी हैं? इसने अगला सवाल किया। जी, मैंने इंटर किया है और आगे पढ़ाई जारी रखने का इरादा है, इसने पुख्ता लहजे में जवाब दिया। तो ये जॉब क्यों करना चाहती हो? असफंजार ने संजीदगी से पूछा। क्योंकि मुझे इस जॉब की जरूरत है। मेरे वालिद हयात नहीं है, कहते हुए इसके चेहरे और लहजे में उदासी आ गई। असफंजार ने कुछ देर खामोशी से इसे देखा। वो एक रहमदिल इंसान था, इसका दुख महसूस कर सकता था। आप कल से आ सकती हैं, वो अचानक बोला था। जी सर, मैं कल से आ जाऊंगी, इसने फौरन जवाब दिया। ठीक है, लेकिन याद रखें, ये जॉब सिर्फ मेरे बेटे की देखभाल तक महदूद नहीं होगी। आपको इसके अलावा भी मुलाजमीन की मदद करनी होगी। असफंजार ने आखिरी बात कही थी और उठ खड़ा हुआ। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका ना दूं, इसने एतमाद से कहा और इजाजत तलब करने के बाद बंगले से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही इसने आसमान की तरफ देखा। इसका दिल खुदा के शुक्र से लबरेज था। इसके लिए ये जॉब सिर्फ एक मौका नहीं, बल्कि हालात को संवारने की उम्मीद थी। घर के अंदर कदम रखते ही हीरा ने एक गहरी सांस ली थी, जैसे बाहर की दुनिया की थकन को अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रही हो। छोटा सा घर जिसकी दीवारें वक्त की सख्ती और गुर्बत की कहानी सुनाती थी। बहुत ज्यादा सामान से भरा हुआ था, लेकिन हर चीज अपनी जगह पर थी। कोने में एक पुराना चूल्हा धीमी आंच पर जल रहा था। इसके करीब नजमा बेगम बैठी दाल में पानी मिला रही थी, ताकि सबके लिए खाना पूरा हो सके। इनके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में एक गुर्बत की थकन थी। आ गई हीरा बेटा, नौकरी मिल गई? नजमा बेगम ने इसको देखकर सवाल किया। लहजे में एक उम्मीद थी। जी अम्मी, इंटरव्यू दे दिया है, कल से जॉब शुरू है, वो मुस्कुराकर बोली थी। नजमा बेगम ने सुकून की एक हल्की सांस ली और चूल्हे पर रखी हांडी को चम्मच से हिलाने लगी। वो माँ को मुतमिन करके कमरे में आई, जहाँ आलिया और नबीला फर्श पर पुराने कापियों पर झुकी हुई थी। आलिया, जो 11 साल की थी, अपनी किताब के सफ़े पलटते हुए उलझी हुई नजर आ रही थी। आपको पता है आपी, आज हमारी टीचर ने कहा कि नई यूनिफॉर्म पहन कर आना जरूरी है, आलिया ने मासूमियत से कहा और अपनी नजरें हीरा पर जमाई। फिक्र मत करो मेरी जान, मैं जल्दी ही पैसे ले आऊंगी, तो आपको नई यूनिफॉर्म भी मिलेगी और किताबें भी। और मेरे नए शूज? नबीला ने भी फौरन सवाल किया, जो आलिया से 2 साल छोटी थी और अपनी पुराने स्कूल के शूजों को हाथ में थामे बैठी थी, जिनके तलवे तकरीबन खत्म हो चुके थे। तुम दोनों के लिए सब कुछ लाऊंगी, बस थोड़ा सा सब्र कर लो, हीरा ने नरम लहजे में धीरे से कहा। माँ ने हांडी का ढक्कन बंद करते हुए कहा, बेटा खुद को ज्यादा ना थका लेना, हम तो जैसे भी गुजारा कर लेंगे। नजमा बेगम भी अंदर आ गई थी। अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बस दुआ करें कि ये जॉब मेरे लिए अच्छी साबित हो, हीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर अंदर से वो भी अपने हालात का बोझ महसूस कर रही थी। कमरे में मध्यम रोशनी और खामोशी छाई थी। हीरा ने एक तरफ बैठकर अपनी चादर उतारी और दीवार के साथ टेक लगा ली। इसकी नजरें अपनी छोटी बहनों पर थी, जो मासूमियत से अपनी दुनिया में मगन थी, और नजमा बेगम, जो चुपचाप अपनी थकन को छुपा रही थी। यही 3 चेहरे थे जो इसकी जिंदगी का मरकज थे, इसकी कुल कायनात थे। आज इसका जॉब का पहला दिन था। मुलाजमा इसको सारी जिम्मेदारियों से आगाह कर रही थी। इधर आओ, मैं तुम्हें सब समझा देती हूँ, मुलाजमा हाथ में झाड़ू लिए इसको अंदर आने का इशारा करते हुए बोली। जी बताए, हीरा अपनी चादर ठीक करते हुए कहा। ये अयान का कमरा है, तुम्हें साफ रखना होगा, सकीना ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। और ये किचन, यहाँ तुम्हारा आना कम होगा, लेकिन अगर अयान को कुछ चाहिए हो तो फौरन ले आना, समझ आई? जी, लेकिन मैं ज्यादातर अयान का ही ख्याल रखूंगी ना, हीरा ने धीमे लहजे में पूछा, जो इसको बेबी सीटर की जॉब के अलावा जिम्मेदारियां सौंप रही थी। हाँ, वही तो तुम्हारा काम है,
अयान साहिब अभी ऊपर अपने कमरे में है, थोड़ा जिद्दी है, लेकिन बच्चों से मोहब्बत दिखाओगी तो समझ जाएगा। सकीना ने एक गहरी नजर से हीरा को देखा और बोली, और सुनो, साहिब से बात करते वक्त मुहतात रहना, वो ज्यादा बातों को पसंद नहीं करते। जी मैं ख्याल रखूंगी। हीरा ने सर हिलाया। ठीक है, चलो मैं तुम्हें अयान से मिलवाती हूँ। सकीना ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया और आगे बढ़ गई। अस्सलामु अलैकुम अयान, क्या आप मेरा नाम जानना चाहेंगे? वो इस अयान को देखकर प्यार से बोली। मैं क्यों जानूं, आप कौन है? 6 साल अयान ने तकिए के पीछे छुपते हुए कहा। मैं आपकी नई दोस्त हूँ, मेरा नाम हीरा है और आज से मैं आपका बहुत ख्याल रखने वाली हूँ। हीरा ने नरमी से कहा। अयान ने थोड़ा सा झांक कर इसे देखा। दोस्त? लेकिन मेरी दोस्त तो मेरी मामा है। आपकी मामा हमेशा आपकी सबसे अच्छी दोस्त रहेंगी, लेकिन जब वो आराम कर रही होंगी तब मैं आपके साथ खेलूंगी। कैसा लगा ये आइडिया? इसकी बात पे अयान ने थोड़ा सा मुस्कुराकर सर हिलाया। ठीक है, लेकिन आप मुझे तंग नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं आपको मजे मजे के खेल सिखाऊंगी। हीरा ने खुशदिली से कहा। चंद लम्हे बाद असफंजान कमरे में दाखिल हुआ था। हीरा फौरन खड़ी हो गई। अयान, ये आपकी नई बेबी सीटर है, कैसी लगी? असफंजान ने अयान की तरफ देखते हुए कहा। अच्छी है, लेकिन मुझे देखना है कि ये खेलों में अच्छी है या नहीं, अयान ने जिद्दी लहजे में कहा था। असफंजान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हीरा की तरफ देखा। ये इसकी आदत है, वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएगा, लेकिन याद रखो कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अयान बहुत ही हसास है और इसकी मामा की सेहत ऐसी नहीं कि वो ज्यादातर वक्त अयान के साथ गुजार सके। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अयान को खुश रखूं और आपको शिकायत का मौका ना दूं, हीरा ने एतमाद से जवाब दिया। अच्छी बात है, तुम्हारा पहला दिन है तो देख लो, अगर कोई चीज समझ ना आए तो सकीना से पूछ लेना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और शाम तक वापस आ जाऊंगा। असफंजार ने अपनी घड़ी पर एक नजर डालते हुए कहा था। जी सर, शुक्रिया, हीरा ने धीमे लहजे में कहा। असफंजार ने अयान के सर पर हाथ रखा और इसे खुदा हाफिज कहकर कमरे से निकल गया। हीरा ने अयान की तरफ देखा और हल्के फुल्के लहजे में कहा। चलो अब हम खेलते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ही जीतूंगा, अयान ने पहली बार दिल खोलकर मुस्कुराते हुए कहा था। वो 6 साल का होशियार और ज़हीन बच्चा था। शाम के गहरे रंग आसमान पर फैल रहे थे जब असफंजार अपनी गाड़ी बंगले के गेट के अंदर लेकर आया। गाड़ी से निकलते हुए उसने थकन को अपने चेहरे से झटकने की कोशिश की। लॉन के रास्ते चलते हुए अंदर की हल्की रोशनी और कहकहों की आवाज़ें उसके कदमों को जरा तेज कर गईं। ड्राइंग रूम से गुजरते हुए उसने नज़र खिड़की से बाहर डाली, जहां अयान और हीरा लॉन में बैठे एक छोटे से पजल गेम में मगन थे। अयान की हंसी और खुशी के चमकते चेहरे ने असफन के दिल को सुकून दिया था। उसने एक लम्हे के लिए ठहर के देखा, जैसे ये मंजर उसे अंदरूनी सुकून दे रहा हो। अयान की खुशी देखकर उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो चुपचाप ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो चेंज करके नीचे आया और ड्राइंग रूम के करीब पहुंचा। साहब, खाना लगा दूं? मुलाजमा ने कहा था। हाँ, और अयान को भी बुला दो, उसने मुख्तसिर जवाब दिया और खुद डाइनिंग टेबल के करीब आकर बैठ गया। असफन यार की आवाज़ पे अयान भागते हुए अंदर आया और उसके गले से लिपट गया। पापा देखें, आज मैंने कितनी अच्छी पजल कंप्लीट की है, अयान ने जोश से कहा। वाकई शाबाश मेरे बेटे, आप तो बहुत समझदार हो गए हो। असफन ने अयान को गोद में उठाया और उसके माथे पर बोसा दिया। आपको अपनी बेबी सीटर कैसी लगी? उसने फिर से पूछा था। बहुत अच्छी हैं पापा, वो मुझसे खेलती हैं, कहानियाँ सुनाती हैं और मुझे हारने नहीं देती, अयान ने खुशी से बताया। असफन ने हीरा की तरफ देखा जो दरवाजे के करीब खामोशी से खड़ी थी। असफन ने सर हिलाया और फिर अयान को कुर्सी पर बिठाया। चलो अब डिनर करते हैं। असफन ने अयान के गाल थपथपाए और मुलाजमा को खाने के लिए इशारा किया। डिनर के दौरान अयान अपनी दिन भर की बातें असफन को सुनाता रहा और असफन हर बात ध्यान से सुनता रहा, कभी सर हिलाता, कभी हल्का हंसता। हीरा ने एक तरफ खड़े होकर ये मंजर देखा था। ये शाम का वक्त था, अयान के कहकहों और असफन की मुस्कुराहट के साथ। हीरा के लिए एक उम्मीद का चिराग था जो उसके दिल को मुतमईन कर रहा था कि शायद ये जॉब उसकी जिंदगी के लिए एक नया रास्ता खोल दे, उसके माली हालात में तब्दीली आ जाए। अम्मी, मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जा रही हूँ, कुछ जरूरी काम है, वो जॉब से आने के बाद चादर लेते बोली। बाजार? अभी? खैर तो है? नजमा बेगम ने हैरत से पूछा। हाँ हाँ अम्मी, बस 2-3 चीजें लानी है, आप फिक्र ना करें। नजमा बेगम सब्जी काटते हुए हैरत से उसको देख रही थी, लेकिन कुछ ना बोली। हीरा ने जल्दी से बैग उठाया और दरवाजे से निकल गई। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि अम्मी मजीद सवाल ना करें। बाजार की तंग गलियों में चलते हुए हीरा का दिल घबरा रहा था। वो सुनार की दुकान पर पहुंची और अंदर दाखिल हुई। जी बीबी, क्या चाहिए? दुकानदार ने उसको देखते हुए पूछा। ये बेचनी है, अच्छे दाम लगा दीजिए। उसने बैग से कपड़े में लिपटी हुई बालियां निकालकर मेज पर रखी। दुकानदार ने बालियां हाथ में लेकर गौर से देखी और तोलने लगा। ये बालियां तो ठीक है, लेकिन आजकल सोने के रेट नीचे जा रहे हैं, ज्यादा नहीं दे सकता, ये लें, ये 20,000 दे सकता हूँ। हीरा ने पैसों की तरफ देखा, दिल पे जबर किया और आहिस्ता से सर हिला दिया। ठीक है, दे दीजिए। चंद मिनटों बाद वो किताबों की दुकान पे खड़ी थी। किताबें लेकर वो यूनिफॉर्म और जूतों की दुकान की जानिब बढ़ गई। रात घर पहुंचते हुए वो काफी थक चुकी थी। जैसे ही दरवाजा बजाया तो आलिया और नबीला उसकी तरफ भागते हुए आईं। आप इतनी देर कहाँ रहीं? नबीला पूछने लगी। ये लो, तुम दोनों के लिए स्कूल की चीजें लाई हूँ। उसने सारा सामान उनके आगे रख दिया।
वाह, ये सब हमारे लिए? नबीला खुशी से चीख पड़ी। कितने प्यारे शूज़ हैं, आलिया ने खुश होकर कहा। हीरा ने मुस्कुराते हुए उनके सर पर हाथ फेरा। दोनों अपनी चीज़ें देखने में मसरूफ़ थी जब नजमा बेगम कमरे से बाहर आई। हीरा, ये सब कहाँ से आया? तुमने इतना खर्च कहाँ से किया? अम्मी, वो जॉब की एडवांस तनख्वाह मिली थी, बस उसी से ले लिया। नजमा बेगम ने गहरी नज़र से हीरा को देखा, जैसे कुछ समझना चाह रही हूँ, लेकिन हीरा की मुस्कुराहट देखकर वो खामोश हो गई। हीरा ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि नजमा बेगम को उसकी सोने की बालियां बेचने का इल्म नहीं हुआ। अयान अपनी किताब पर झुका हुआ था, लेकिन उसकी शरारती नजरों में कुछ और ही चल रहा था। अचानक वो हीरा के करीब आया और उसकी लंबी चुटिया को खींचकर खोल दिया। आपके बाल कितने प्यारे हैं, अयान ने मासूमियत से कहा। मेरी मामा के बाल तो इतने खूबसूरत नहीं हैं। हीरा हैरत से पीछे मुड़ी, अपने बालों को जल्दी से समेटने की कोशिश करने लगी। अयान, ये क्या बदतमीजी है, बालों को ऐसे नहीं खोलते। उसके लहजे में नाराजगी कम और नरमी ज्यादा थी। उसी वक्त असफंदयार सीढ़ियों से नीचे आते हुए रुक गया। अयान की बात उसके कानों में पड़ी तो उसका चेहरा सख्ती से तन गया। वो एक लम्हे के लिए वहीं खड़ा रहा और फिर कमरे में दाखिल हुआ। अयान, अपनी किताब पर तवज्जो दें और अपनी पढ़ाई करें, बाकी बातें बाद में भी हो सकती हैं, उसने अयान को संजीदा लहजे में टोका था। अयान ने जल्दी से सर झुका लिया और अपनी किताब की तरफ देखने लगा। असफंदयार की नजरें अब हीरा पर थीं, जो अपने बालों को दोबारा बांधने में मसरूफ थी। यहाँ आप जॉब करने के लिए आई हैं या अपनी अदाएं दिखाने? असफंदयार ने सख्त और बेलचक लहजे में कहा था। ये सब ड्रामे यहाँ मत करें, समझी? हीरा ने चौंक कर असफंदयार की तरफ देखा, लेकिन फौरन नजरें झुका लीं। उसका चेहरा मारे ही तक के सुर्ख हुआ। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अयान की पढ़ाई पर तवज्जो दूँ। ये उसकी शरारत थी, मेरी कोई गलती नहीं, उसने धीमे और दिफाई लहजे में जवाब दिया। कोशिश के साथ प्रोफेशनलिज्म भी जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की तालीम के दौरान कोई ड्रामा हो। असफंदयार का लहजा और भी कड़वा हो गया। वो कहकर कमरे से बाहर निकल गया। वो एक लम्हे के लिए चुप रही, फिर अयान की तरफ मुड़ी, जो मासूमियत से उसे ही देख रहा था। अयान, आप किताब खोलो और दोबारा से लिखने की मश्क प्रैक्टिस करो, उसने नरमी से कहा, मगर दिल से सुबकी का एहसास न गया। असफंदयार के कड़वे अल्फाज उसको दुखी कर गए थे। बार बार आंखें धुंधला रही थीं। वो डॉक्टर के कमरे में बेचैनी से आगे पीछे टहल रहा था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और माथे पर पसीने के कतरे नुमाया थे। डॉक्टर फुरकान रिपोर्ट्स को गौर से देख रहे थे, लेकिन उनकी खामोशी असफंदयार के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। डॉक्टर फुरकान, कुछ तो कहिए, आप तो उम्मीद दिलाते थे, अब खामोश क्यों हैं? असफंदयार की आवाज बेकरारी और खौफ से लरस रही थी। डॉक्टर फुरकान ने अपनी ऐनक उतारी और एक गहरी सांस ली। मिस्टर असफंदयार, मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दे सकता। असफंदयार एक लम्हे के लिए साकित हो गया। झूठी उम्मीद? क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर फुरकान ने रिपोर्ट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये रिपोर्ट्स वाज़े तौर पर बता रही हैं कि कैंसर अब आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। उनकी हालत में बेहतरी का इम्कान बहुत कम है। हमने तमाम मुमकिन इलाज आजमा लिए, लेकिन क्या? असफंदयार ने अपनी मुट्ठियां सख्ती से बंद कर लीं। आप लोग तो कहते थे कि मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, फिर अब ये सब क्यों? मेरी मिसेस की जान बचाने के लिए कुछ भी करें, मैं पैसे की परवाह नहीं करता। ये पैसों की बात नहीं है मिस्टर असफंदयार, बाज़-औक़ात मेडिकल साइंस भी बेबस हो जाती है। इस वक्त इनकी बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि दवा और इलाज असर नहीं कर रहे। हमें अफसोस है, लेकिन अब इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुकून और वक्त की ज़रूरत है। असफंदयार के हाथ ढीले पड़ गए। वो कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठ गया और अपनी पेशानी को हाथों से ढांप लिया। उसके जहन में महविश का कमज़ोर चेहरा घूमने लगा। वो चेहरा जो कभी ज़िंदगी से भरपूर हुआ करता था, लेकिन अब हर दिन के साथ मांद पड़ रहा था। डॉक्टर फुरकान, कोई और तरीका, कोई मौजज़ा? उसकी आवाज़ इतनी मध्यम थी कि डॉक्टर को सुनने के लिए झुकना पड़ा। हम दुआ के सिवा कुछ नहीं कर सकते मिस्टर असफंदयार, अल्लाह से दुआ करें, वही सबसे बड़ा शिफा देने वाला और मौजज़ा दिखाने वाला है। ये सुनकर असफंदयार खामोश हो गया। वो धीरे धीरे उठा, रिपोर्ट्स को बेदिली से समेटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे से बाहर निकलते हुए उसकी नज़र अस्पताल की राहदारी में चलते मरीजों पर पड़ी, जो अपनी अपनी बीमारियों के साथ जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। गाड़ी में बैठते ही असफंदयार ने सर सीट से टिका लिया। उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। उसने महविश के साथ गुजरे लम्हे याद किए। वो मुस्कुराती हुई अयान के साथ खेलती हुई और उसके साथ खुशगवार जिंदगी गुजारती हुई किस कदर हसीन लगती थी। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे वहां से कोई जवाब तलब कर रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उन्हें साफ करते हुए ज़ेरे लब कहा, या अल्लाह, तू सब कुछ कर सकता है, तू अपने बंदे को उस आजमाइश से निकाल दे। रात गहरी हो रही थी, लेकिन असफंदयार के दिल में बेचैनी और सवालात का तूफान था। वो जानता था कि आगे का सफ़र मुश्किल है, लेकिन उसे अल्लाह पर भरोसा था कि वो उसकी दुआओं को ज़रूर सुनेगा। और फिर बहुत खामोशी से महविश उनकी जिंदगियों को वीरान कर गई। घर के अंदर एक गहरी मौत सी खामोशी छाई थी, जैसे वक्त रुक गया हो। अयान अपने नन्हे हाथों से मुसलसल महविश के बेजान हाथ को हिला रहा था। करीबी रिश्तेदार सब जवान मौत के इंतकाल पर जमा थे। मामा उठे ना, आपको मेरे साथ खेलना है, वो बार बार यही कह रहा था। आंसू उसके गालों पर बहते जा रहे थे। हीरा अयान के करीब बैठी, लेकिन उसके पास कहने के लिए अल्फाज नहीं थे। उस 6 साला बच्चे के दुख के सामने वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। उसने अयान को अपने सीने से लगा लिया और धीरे से कहा, बेटा, मामा बल्ला के पास चली गई हैं, वो वहाँ खुश हैं। ये सुनकर अयान की सिसकियां कम होने का नाम नहीं ले रही थी। असफंदयार दरवाजे पे खड़ा था। उसके चेहरे पर गहरे सदमे के आसार थे, आंखों में नमी और दिल में एक नाकाबिले बर्दाश्त दर्द। वो करीब आया, अयान के पास बैठ गया और उसके सर पे हाथ रखा। बेटा, आपको मजबूत
मजबूत बनना होगा। मामा हमें देख रही हैं, वो नहीं चाहेंगी कि आप ऐसे रोएं। उसकी अपनी आवाज़ टूट रही थी और वो अपने आंसू जब्त नहीं कर पा रहा था। पापा मामा वापस क्यों नहीं आएंगी? मैं उनके बगैर कैसे रहूंगा? असफंदयार ने अयान को अपने गले से लगा लिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। हीरा ने यह मंजर देखा तो उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। अयान, आपके पास पापा हैं और मैं भी हूँ। हम सब मिलकर आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। हीरा ने आगे बढ़कर अयान को संभाला था। असफंदयार की हालत उससे भी ज्यादा खराब थी। वो महविश के बेजान वजूद के पास जाकर खड़ा हो गया और उसे नम आंखों से देखने लगा। मैंने तुम्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं हार गया। उसकी आवाज में दुख और बेबसी थी। आंसू उसके गालों पर बहते जा रहे थे। मामा उठे ना, अयान आपको बुला रहा है। अयान नन्हे हाथों से महविश के चेहरे को छूते हुए मासूमियत से रो पड़ा। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और उसकी लरसती हुई आवाज ने माहौल को मजीद गमगीन कर दिया। असफंदयार बेयकीनी की हालत में महविश के बेजान वजूद को देख रहा था। उसकी आंखों में अब ना कोई आंसू थे और ना कोई हरकत। वो एक मुजस्मे की मानित खड़ा था, जैसे वक्त ने उसे जकड़ लिया हो। सर, अयान को संभालें, वो बहुत रो रहा है, हीरा ने नरमी से कहा। अयान की हिचकियां मजीद बढ़ गईं। पापा मामा क्यों नहीं उठ रही? हीरा आगे बढ़ी और अयान को आहिस्तगी से गोद में उठा लिया। अयान, मामा बल्ला के पास चली गई हैं, वो हमें ऊपर से देख रही हैं और वो चाहती हैं कि आप मजबूत रहें, बहादुर बने। उसका दिल भी बोझल हो रहा था। असफंदयार ने धीरे से अपनी नजरें उठाई। उसकी आंखें सुर्ख थीं, लेकिन आंसू बहने से कासिर थे। वो महविश के करीब बैठा और उसके सर्द हाथों को थाम लिया था। तुमने वादा किया था कि हमेशा साथ रहोगी महविश। तुमने कहा था कि हमें कभी छोड़कर नहीं जाओगी। उसके अल्फाज टूटे फूटे और दर्द से लबरेज थे। पूरे घर में कोहराम मचा हुआ था। मुलाजमीन एक कोने में खड़े रो रहे थे और रिश्तेदार सोगवार नजरों से असफंद और अयान को देख रहे थे। महविश की जुदाई ने सबको तोड़ के रख दिया था, लेकिन असफंदयार की हालत सबसे ज्यादा खस्ता थी। हीरा ने अयान को संभालते हुए कहा, आपके पापा को अभी आपकी जरूरत है अयान, आपको उनके लिए मजबूत बनना होगा। अयान ने अपनी नन्ही आंखों से हीरा को देखा और फिर सिसकते हुए हीरा के कांधे से लग गया। असफंदयार ने महविश के बेजान चेहरे को देखा, जैसे उसके जाने का यकीन न हो रहा हो। उसने धीरे से उसके बालों को सहलाया और फिर सर झुकाकर उसके हाथ को अपनी पेशानी से लगाया। घर की वो दीवारें जो कभी खुशियों की गूंज से गूंजती थी, आज मातम की आवाजों से भरी हुई थी। असफंदयार जो हमेशा मजबूत और बावकार नजर आता था, आज टूटा हुआ और बेबस दिखाई दे रहा था। हीरा अयान को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी अपनी आंखों में भी आंसू भर आए। शाम तक महविश की तदफीन कर दी गई, जहां महविश का वजूद हमेशा के लिए खामोश हो गया था। असफंदयार का दिल बोझल और गमजदा था, मगर उसके लबों पर कोई शिकवा या फरियाद नहीं थी। बस एक खामोशी थी जो उसके दर्द को मजीद गहरा कर रही थी। महविश को गुजरे 3 माह हो चुके थे, मगर असफंदयार उसके गम से रिहाई ना पा सका। पापा, आप बाहर क्यों नहीं आते? अयान ने मासूमियत से असफंदयार के कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर कहा। उसके नन्हे हाथ दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। हीरा ने अयान को आहिस्ता से पीछे किया और दरवाजा खोलकर अंदर झांका। कमरे की फिजा में एक अजीब सी खामोशी और बोझलपन था। दीवार पर महविश की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिसके सामने असफंदयार एक सोफे पर खामोश बैठा था। उसके हाथ में महविश की चूड़ियां थी, जिन्हें वो बेख्याली में घूर रहा था। सर, अयान आपको बुला रहा है, हीरा ने आहिस्ता से कहा, लेकिन असफंदयार की नजरें तस्वीर से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। पापा मामा कहाँ हैं? वो कब आएंगी? अयान ने एक बार फिर सवाल किया और उसकी आवाज कमरे की खामोशी में गूंज उठी। असफंदयार ने बमुश्किल अपनी नजरें उठाई और अयान की तरफ देखा। बेटा मामा, वो अब हमारे साथ नहीं है। उसकी आवाज भारी और मध्यम थी, जैसे अल्फाज हलक से जबरदस्ती निकल रहे हों। अयान ने अपनी नन्ही उंगलियां असफंदयार के हाथ पे रख दी। हीरा ने अयान को आहिस्तगी से अपनी तरफ खींचा। अयान आओ, हम बाहर चलते हैं, पापा को थोड़ा आराम करने दो। लेकिन अयान जिद करने लगा, नहीं, मैं पापा के साथ रहूंगा। असफंदयार ने गहरी सांस ली और अयान की तरफ हाथ बढ़ाया। आ जाओ, मेरे पास बैठो। अयान फौरन भागकर उसकी गोद में बैठ गया। असफंदयार ने उसे अपने सीने से लगाया और उसकी आंखों से एक आंसू बहकर अयान के बालों में जज्ब हो गया। हीरा ये देखकर पलटी और आहिस्तगी से कमरे से बाहर आ गई। वो जानती थी कि असफंदयार को अयान की जरूरत है और असफंदयार को महविश के गम से निकलने में वक्त लगेगा। किचन में जाकर हीरा ने चाय बनाई और मुलाजमा से कहा, साहब के लिए खाना ले जाओ, लेकिन जोर मत देना, अगर वो ना खाएं तो छोड़ देना। रात का वक्त हुआ तो अयान सो चुका था। हीरा ने उसे उसके कमरे में लिटा दिया और वापस असफंदयार के कमरे की तरफ गई। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर असफंदयार महविश की तस्वीर के सामने बैठा हुआ था और तस्वीर से मुखातिब था। महविश, देखो मैं आज कितना अकेला हूँ। अयान तुम्हें ढूंढता है और मैं तुम्हें अपनी सांसों में महसूस करता हूँ, लेकिन तुम कहीं नजर नहीं आती। उसके अल्फाज दर्द से लबरेज थे और उसकी आवाज़ कांप रही थी। हीरा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि शायद इस वक्त खामोशी ज्यादा बेहतर होगी। वो धीरे से वापस पलट गई, लेकिन असफंदयार की मध्यम आवाज़ उसके कानों में गूंजती रही। महविश, मेरे पास वापस आ जाओ, ये दुनिया तुम्हारे बगैर वीरान है। अयान को माँ की जरूरत है और मुझे तुम्हारी। उस रात असफंदयार के कमरे से उसके रोने की आवाज़ आती रही। वो शख्स जो कभी मजबूती और वकार की अलामत था, आज अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट कर बिखर चुका था। यार, तुमने बहुत दिन लगा दिया ऑफिस आने में। दानियाल ने मुस्कुराते हुए असफंदयार को गले से लगाया। असफंदयार के चेहरे पर मुस्कुराहट का शायबा तक न था। वो धीरे से कुर्सी पर बैठ गया, जैसे किसी गैर मरई बोझ ने उसे झुका रखा हो। कैसे हो असफंद? दानियाल ने नरमी से पूछा, लेकिन उसके जवाब में सिर्फ एक सरसरी सा ठीक हूँ सुनने को मिला। तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। देखो यार, मैं तुम्हारा जिगरी दोस्त हूँ और तुम्हारे बारे में फिक्रमंद हूँ। दानियाल ने अपनी कुर्सी असफंदयार के करीब करते कहा। मैं ठीक हूँ दानियाल, बस वक्त चाहिए। असफंदयार की आवाज़ भारी थी और उसके लहजे में थकन वाज़ेह थी। ठीक है, तुम ठीक हो, लेकिन अयान वो कैसा है? दानियाल ने गहरी नज़र से असफंदयार को देखा। हीरा उसे संभाल रही है, वो बहुत समझदार लड़की है। अयान वो ठीक है,
اسفند یار نے سر جھکا کر جواب دیا، یار بچے کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے، تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی، ایان کے لیے اور تمہارے لیے بھی، تمہیں شادی کر لینی چاہیے، دانیال نے براہ راست کہہ دیا۔ اسفند یار نے چونک کر دانیال کی طرف دیکھا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں شادی کر لوں، مہوش کی جگہ کوئی اور لے سکتا ہے، یہ سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ اس کی آواز میں غصہ اور تکلیف دونوں شامل تھے۔ یار میں تمہاری نہیں ایان کی بات کر رہا ہوں، اس کی زندگی میں خلا ہے جسے بھرنا ضروری ہے، وہ ایک معصوم بچہ ہے اور اسے ماں کا پیار چاہیے۔ دانیال نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، دانیال میں کبھی دوسری شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں مہوش کا تھا اور ہمیشہ اسی کا رہوں گا، یہ بات ختم کرو ابھی اور یہیں اسی وقت۔ اسفند یار نے سختی سے کہا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ دانیال نے گہری سانس لی اور صوفے کی طرف جھک گیا۔ ٹھیک ہے جیسا تم کہو، لیکن یاد رکھنا میں یہ سب تمہارے اور ایان کے بھلے کے لیے کہہ رہا تھا، میں تمہارا دوست ہوں، تمہاری خوشی چاہتا ہوں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اسفند یار نے کھڑکی سے باہر جھانکا، دانیال کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ہی ٹھیک ہو سکتی ہیں اور مہوش وہ میری زندگی کا حصہ تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کی آنکھوں میں اور لہجے میں ایک عجیب سی اداسی تھی جو مہوش کی یادوں کے بھور میں اسے جکڑ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، سورج آہستہ آہستہ اپنی روشنی سمیٹ رہا تھا اور آسمان پر نارنجی اور گلابی رنگوں کا حسین امتزاج بکھرا ہوا تھا۔ اسفند یار گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا، اس کے قدم تھکے ہوئے تھے اور چہرے پر غم کی لکیریں واضح تھیں۔ دن بھر کا بوجھ اور مہوش کی یادوں کا وزن اس کے کاندھوں پر تھا، جیسے زندگی ایک بے مقصد سفر بن گئی ہو۔ وہ اندر آیا تو ہلکی ہلکی ہنسی کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ لاؤنج سے آتی آوازیں غیر متوقع تھیں۔ اس نے قدم آگے بڑھایا اور نظارہ کرنے لگا۔ ایان فرش پہ بیٹھا خوشی سے کہے لگا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں رنگین بلاکس تھے اور وہ ہیرا کے ساتھ کھیل رہا تھا جو اس کے ساتھ زمین پہ بیٹھی اسے ہنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پتہ ہے ایان، اگر آپ نے یہ بلاک یہاں رکھا تو آپ کی عمارت سب سے اونچی ہو جائے گی، ہیرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا ٹاور گر گیا، ایان ہنستے ہوئے بولا اور دوبارہ بلاکس جوڑنے لگا۔ اسفند یار وہیں دروازے پر رک گیا۔ اس نے پہلی بار ایان کو اتنی خوشی سے ہنستے اور بے فکر ہوتے دیکھا تھا۔ مہوش کے جانے کے بعد ایان کی ہنسی جیسے کہیں کھو گئی تھی، لیکن آج وہ ہنس رہا تھا، معصوم، بے فکر اور خوش۔ اس منظر نے اسفند یار کے دل میں عجیب سے خیالات جگا دیے۔ دانیال کی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگیں۔ ایان کو ماں کی ضرورت ہے، وہ ماں کے بغیر ادھورا ہے۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ ہیرا کی موجودگی نے جیسے ایان کے دل میں خالی جگہ کو بھر دیا تھا۔ اسفند یار کو احساس ہوا کہ ایان ہیرا کے ساتھ کتنا آرام دہ محسوس کرتا ہے، جیسے وہ اس کے دل کو سکون دے رہی ہو۔ کیا دانیال ٹھیک کہہ رہا تھا؟ کیا ایان کے لیے ماں کی موجودگی واقعی اتنی ضروری تھی؟ لیکن مہوش کی جگہ وہ خود کو یہ سوچنے پر بھی مجبور نہ کر پایا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا رہا، نظروں کے سامنے ایان کی ہنسی اور دانیال کے الفاظ گڑبڑ ہو رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے قدم آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا دیے۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے دماغ میں کئی سوالات گردش کر رہے تھے۔ کیا وہ مہوش کی یادوں کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے؟ کیا ایان کے مستقبل کے لیے اسے اپنی انا اور جذبات کو ایک طرف رکھ کر سوچنا چاہیے؟ ہیرا کے وجود نے ایان کی زندگی کو بدل دیا تھا، لیکن کیا وہ خود کو اس حقیقت کو قبول کرنے کے قابل بنا سکتا تھا؟ یہ ساری سوچیں آکٹوپس کی طرح اس کو جکڑے ہوئے تھیں۔ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کی گہری سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنی نظریں دیوار پر لگی مہوش کی تصویر پر جمائے بیٹھا رہا، جیسے جواب اس تصویر میں چھپا ہو۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے اور گھر کے اندر خاموشی چھائی تھی۔ وہ ٹوٹا بکھرا اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ ہیرا نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہوئی۔ ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ خاموشی سے قریب آ کر میز پر چائے رکھنے لگی۔ رکو، اسفند یار کی گہری اور تھکی ہوئی آواز نے اسے روک دیا۔ وہ پلٹی اور حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ جی سر، اس نے آہستہ سے کہا۔ تم ایان سے کتنی محبت کرتی ہو؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ اس کی نظریں اب بھی تصویر پر جمی تھیں۔ وہ چونک گئی، وہ سمجھ نہ پائی کہ اس سوال کا مطلب کیا تھا۔ سر، یہ بات آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے حیرت سے کہا، لیکن اسفند یار نے اس کی بات کاٹ دی۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سختی در آئی۔ بہت محبت کرتی ہوں سر، اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح۔ ایان بہت معصوم اور پیارا ہے، اس کی خوشی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اسفند یار نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اور گہرائی تھی۔ کچھ بھی کر سکتی ہو؟ ہیرا حیرانی اور الجھن میں پڑ گئی۔ جی سر، آپ کا مطلب کیا ہے؟ اسفند یار نے گہری سانس لی اور کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کے لیے، اس کی خوشی کے لیے کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سن کر ہیرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ساکت کھڑی رہی جیسے وقت رک گیا ہو۔ وہ بے یقینی سے اسفند یار کو دیکھنے لگی۔ اس کے ہونٹ ہلے لیکن الفاظ نہ نکل سکے۔ بولو، جواب دو، کیا تم ایان کی خاطر یہ کر سکتی ہو؟ اسفند یار نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ہیرا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کسی اور سے کیوں نہیں؟ کوئی بھی آپ سے شادی کے لیے تیار ہو سکتی ہے، آپ کو مجھ سے کیوں؟ اسفند یار نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے وہ چاہیے جو ایان کے دل سے جڑی ہو، اور وہ تم ہو۔ تم نے ایان کو خوشی دی ہے، اسے اس غم سے نکالا ہے جو میں نہیں کر سکا، اس لیے مجھے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑ رہا ہے۔ ہیرا نے گہری سانس لی۔ اس کے دماغ میں خیالات کی ایک یلغار ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ سر، میں اپنے گھر کی واحد کفیل ہوں، یہ شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے اصل جواز پیش کیا۔ اس کی فکر نہیں کرو بالکل بھی، بس اپنا جواب دو۔ تمہارا دل اس رشتے پر راضی ہے؟ اس نے پھر سے پوچھا تھا۔ وہ بے بس ہو گئی۔ ٹھیک ہے سر، میں راضی ہوں، مگر مجھے پہلے اپنی والدہ سے بات کرنی ہوگی۔ اس نے کچھ سوچ کر حامی بھر لی۔ اسفند یار نے سر ہلایا۔ جلدی پوچھ کر بتاؤ، میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ ہیرا نے اس بات میں سر ہلایا اور آہستہ قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل کسی طوفان کی زد میں تھا۔ پیچھے اسفند یار اپنے خیالات میں کھویا ہوا مہوش کی تصویر کی طرف دیکھتا رہا۔ نکاح کا چھوٹا سا انتظام کیا گیا تھا، جس میں صرف چند قریبی رشتہ دار، ہیرا کی والدہ اور اس کی دو چھوٹی بہنیں موجود تھیں۔
महविश की मौत के बाद ये घर कभी खुशी की गूंज से भर ना पाया था और आज भी ये तकरीब एक बोझल सुकून में ही लिपटी हुई थी। हीरा सुर्ख सादा लिबास में मलबूस थी, सर पे दुपट्टा था जो उसके चेहरे की मासूमियत को मजीद निखार रहा था। वो एक तरफ सर झुकाए बैठी थी, उसके दिल में अजीब से जज्बात की कशमकश जारी थी। वो जानती थी कि ये फैसला अयान के लिए है, लेकिन उसके दिल में खौफ और बेयकीनी भी जगह बनाए हुए थे। असफंयार काली शलवार कमीज में मलबूस निकाह ख्वां के सामने बैठा था। उसका चेहरा सपाट था, आंखों में एक गहरी थकन और जिंदगी की तलखी का अक्स साफ नजर आ रहा था। उसने यह फैसला अपने बेटे की खुशी के लिए किया था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में महविश की यादें अभी गूंज रही थीं। निकाह ख्वां ने आयात की तिलावत के बाद निकाह का आगाज किया। खामोशी उस लम्हे को मजीद वजनी बना रही थी। असफंयार ने संजीदगी से कबूल है कहा, उसके लहजे में एक अजीब सी गहराई, जैसे वो खुद को इस नए सफर के लिए कायल करने की कोशिश कर रहा हो। और फिर हीरा ने भी कांपती हुई आवाज में इस रिश्ते को कबूल कर लिया। उसकी नजरें झुकी हुई थी, दिल में अजीब सा इज़्तिराब था। नजमा बेगम और आलिया और नबीला उसके करीब बैठी थी, उनकी आंखों में भी नमी थी। निकाह के इख्तिताम पर करीबी रिश्तेदारों ने दुआ की और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। ये मुबारकबादें रस्मी थी, इनमें खुशी की वो चमक न थी। असफंयार ने हीरा की तरफ एक नजर डाली, वो अभी तक सर झुकाए बैठी थी, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। अयान अपने परिंदों के साथ एक कोने में खेल रहा था। उसके मासूम चेहरे पर खुशी थी, जैसे वो समझ भी ना पाया हो कि क्या हो रहा है। लेकिन असफंयार को मालूम था कि अयान के लिए ये सब कुछ जरूरी था। ये निकाह दो दिलों का नहीं बल्कि दो फर्जों का बंधन था। एक तरफ अयान की खुशी तो दूसरी तरफ हीरा की कुर्बानी। ये सफर की शुरुआत थी, लेकिन असफंयार और हीरा दोनों के दिलों में एक अनजान सा खौफ छुपा था जो वक्त के साथ ही कम हो सकता था। रात के पुरसकून लम्हे अपने साथ एक अजीब सा सकूत लेकर आए। वो अपने नए कमरे में बैठी हुई थी, जहां हर चीज महविश की याद दिलाती थी। उसके दिल में बेशुमार वसवसे और सवालात गर्दिश कर रहे थे। सादा सी सफेद चादर ओढ़े वो बेड के किनारे बैठी थी, नजरें झुकी हुई थी और हाथ मुट्ठियां बनाए दामन में रखे हुए थे। असफंयार कमरे में दाखिल हुआ तो उसके कदमों की आवाज पे हीरा ने सर उठाया। वो पूरे एतमाद अंदाज में कमरे के वस्त में खड़ा था। उसका चेहरा संजीदगी की गिरफ्त में था, आंखों में थकन और जिंदगी के तजुर्बात की झलक साफ नजर आ रही थी। तुम्हें अपने घर वालों के माशी हालात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आज से वो मेरी जिम्मेदारी है। अचानक असफंयार की गहरी आवाज गूंजी। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इन अल्फाज ने उसके दिल में तशक्कुर की लहर दौड़ा दी। वो जानती थी कि असफंयार खुश्क मिजाज है, मगर अंदर से रहमदिल भी है। शुक्रिया सर। हीरा के होंठों से ये अल्फाज निकले। उसकी आवाज मध्यम और मोहतात थी। उसने नजरें झुका ली, जैसे अपने जज्बात छुपाने की कोशिश कर रही हो। शुक्रिया की जरूरत नहीं, बस अपने फराइज ईमानदारी से अदा करना। असफंयार ने मुख्तसर जवाब दिया और एक पल के लिए उसकी तरफ देखता रहा और फिर वो रुख मोड़कर अलमारी की तरफ बढ़ गया। हीरा ने एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर खामोशी से अपने कपड़े उठाए और बाथरूम की तरफ चल दी। वहां जाते हुए उसके जहन में असफंयार के अल्फाज बार बार गूंज रहे थे। वो सोच रही थी कि कैसे वो शख्स जो बज़ाहिर सख्त और दूर लगता था, दिल के इतने करीब हो सकता था। वापस आकर वो अपने बिस्तर पर खामोशी से लेट गई। उसके दिल में मुख्तलिफ ख्यालात गर्दिश कर रहे थे, लेकिन इन सबके बीच एक अजीब सा सुकून भी था। असफंयार की शख्सियत एक पहेली की तरह लग रही थी, जिसे वो समझने की कोशिश कर रही थी। मैं अयान के कमरे की तरफ जा रहा हूँ, उसे देखना है, असफंयार ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा और बगैर जवाब का इंतजार किए कमरे से बाहर निकल गया। हीरा ने उसे जाते हुए देखा, फिर आंखें बंद कर ली। आज की रात उसकी जिंदगी में एक नया बाब लेकर आई थी, लेकिन इस बाप के अल्फाज अभी धुंधले थे जो वक्त के साथ वाजे होने वाले थे। वो चुपचाप आंखें मौंद कर सो गई, खुद को काफी थका हुआ महसूस कर रही थी। सुबह की खनक हवा खिड़कियों के पर्दे हिला रही थी। उसकी आंख खुली तो घड़ी पर नजर पड़ी, अभी सूरज मुकम्मल तौर पर नहीं निकला था। कमरे में वॉशरूम से पानी गिरने और शावर चलने की आवाज आ रही थी। असफंयार जाग चुका था और फ्रेश हो रहा था। हीरा ने चादर एक तरफ की और आहिस्ता से बिस्तर से उठ गई। तब तक असफंयार भी वॉशरूम से बाहर आ गया। उसके बाल गीले थे, वो हाथ में तौलिया लिए चेहरा खुश कर रहा था। उसने हीरा को एक नजर देखा, फिर खामोशी से अपने बाल ड्राई करने लगा। हीरा ने अपना दुपट्टा संभाला और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। फ्रेश होकर जब वो नीचे आई तो देखा कि मुलाजमीन नाश्ता बनाने में मसरूफ थे। किचन से पराठों की खुशबू आ रही थी। हीरा ने आगे बढ़कर काम में मदद करने की कोशिश की। प्लेटें तरतीब दी, जूस के लिए ग्लास रखे और अयान के लंच बॉक्स के लिए सैंडविच तैयार किए। नाश्ता टेबल पर लगाने के बाद वो अयान को जगाने के लिए ऊपर आ गई। अयान गहरी नींद में था, उसका मासूम चेहरा तकिए पर सुकून से धरा था। हीरा ने नरमी से उसके गाल थपथपाए। अयान उठ जाओ बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। अयान ने आहिस्ता से आंखें खोली और मुंह बनाते हुए करवट बदल ली। मैं अभी और सोना चाहता हूँ। हीरा ने मुस्कुराते हुए उसका कंबल खींचा। अच्छे बच्चों की तरह उठो वरना बाबा नाराज हो जाएंगे। ये सुनकर अयान थोड़ा सा हंसा और उठकर बैठ गया। हीरा ने उसे वॉशरूम भेजा और खुद उसको तैयार करने के लिए उसका यूनिफॉर्म निकाला। कुछ देर में वो अयान को स्कूल के लिए तैयार कर चुकी थी। अयान को नीचे लेकर जब वो डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो असफंयार पहले ही अपनी जगह पर बैठा था। मेरा बेटा आज बहुत अच्छा लग रहा है, वो अयान को अपनी गोद में बिठाकर मुस्कुराते हुए बोला। अयान ने खुश होकर नाश्ता शुरू किया और असफंयार ने उसे अपने हाथों से निवाले बनाकर खिलाए। वो भी बैठी नाश्ता करती दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी। नाश्ता खत्म होने के बाद असफंयार उठ गया तो हीरा ने जल्दी से अयान का बैग तैयार करके उसको पहना दिया। चलो बेटा टाइम हो गया, स्कूल चलते हैं। असफंयार ने अयान का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हीरा ने दरवाजे तक उन्हें खुदा हाफिज कहा और गहरी सांस खारिज करके अंदर आ गई। चलो एक काम तो खत्म हुआ। उसने बर्तन समेटकर किचन की तरफ रुक किया और बाकी कामों में मसरूफ हो गई। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा था। हीरा ने आहिस्ता आहिस्ता असफंयार और अयान के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। वो दोनों का बेहद ख्याल रखती, अयान की जरूरियात पूरी करती और असफंयार के लिए घर को सुकून का गहवारा बनाए रखती। असफंयार भी अयान की खुशियों को देखकर मुतमईन हो गया। वो जान चुका था कि हीरा ने अयान को माँ जैसी मोहब्बत दे दी है और उसकी जिंदगी में कमी को पूरा करने की कोशिश भी कर रही है। अयान अब खुश मिजाज और हंसता खेलता बच्चा बन चुका था, जो स्कूल में भी नुमाया था। हीरा के खलूस और मोहब्बत ने असफंयार को इतना मुतमईन कर दिया कि वह दोबारा अपने काम पर पूरी तवज्जो देने के काबिल हो गया।
उस दिन असफंदयार मामूल के मुताबिक अपने ऑफिस में मौजूद था। सुबह के वक्त वो अपनी फाइल्स देखने में मसरूफ था जब उसके सेक्रेटरी ने आकर इतला दी, सर शहरयार खान आपसे मिलने आए हैं। असफंदयार ने नजरें फाइल से उठाई और मुख्तसर जवाब दिया, उन्हें अंदर भेज दो। कुछ ही लम्हों में एक बुलंद कामत खुश लिबास शख्स कमरे में दाखिल हुआ। शहरयार खान एक कामयाब बिजनेसमैन, जाज़िब नज़र शख्सियत और मजबूत लहजे का मालिक। असफंदयार ने अपनी जगह से उठकर उसका इस्तकबाल किया। आइए खान साहब, बहुत दिनों से आपसे मुलाकात का मुंतजिर था। शहरयार मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते बोला। ये मुलाकात ज़रूरी भी थी असफंदयार, हमारे प्रोजेक्ट के लिए कुछ अहम बातचीत करनी है। दोनों अपनी कुर्सियों पर बैठ गए और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। शहरयार खान ने अपने नए बिजनेस आइडियाज़ और प्रोजेक्ट की तफसीलात शेयर की, जिन्हें असफंदयार ने गौर से सुना। खान साहब, आपका प्लान काफ़ी मजबूत लगता है। मैं समझता हूँ कि ये हम दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। शहरयार ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया। यकीनन, और आपके तजर्बे के साथ ये प्रोजेक्ट कामयाब होने के इम्कानात और भी बढ़ जाएंगे। काफ़ी देर तक बातचीत जारी रही और दोनों के दरमियान एक पेशावराना ताल्लुक के साथ साथ एक दोस्ताना रिश्ता भी बनने लगा। असफंदयार को शहरयार का अंदाज पसंद आया और वो जानता था कि उनके इश्तराक से उनके कारोबार को नई बुलंदियों तक पहुंचाया जा सकता है। मुझे खुशी है कि हम एक साथ काम करने जा रहे हैं असफंदयार, आपके साथ काम करना एक एजाज होगा। मुलाकात के इख्तिताम पर शहरयार ने कहा, मुझे भी यही उम्मीद है खान साहब, ये शराकत हमारे लिए कामयाबी की नई राहें खोलेगी। असफंदयार ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। शहरयार खान के जाने के बाद असफंदयार ने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से टेक लगा ली। शहरयार खान को असफंदयार ने घर में आने की दावत दी। वो जैसे ही असफंदयार के बंगले में दाखिल हुआ, उसकी नजरें खुद ब खुद हर चीज़ का जायजा लेने लगी। नफासत से सजा हुआ ये घर असफंदयार की शख्सियत की अक्कासी कर रहा था, मगर शहरयार की तवज्जो उन चीज़ों पर नहीं थी। जैसे ही काम करती हीरा पर नजर पड़ी तो एक लम्हे के लिए उसे सब कुछ धुंधला सा महसूस हुआ, जैसे वो किसी ख्वाब में खो गया हो। उसका मासूम सा खूबसूरत चेहरा, उसकी आंखों की सादगी और चाल में झलकती शाइस्तगी ने शहरयार को अजीब से ख्यालात में उलझा दिया। वो चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। दिल में जैसे एक हलचल सी मच गई थी। उसके अंदर जैसे किसी ख्वाहिश ने जन्म लिया हो, एक ख्वाहिश जो निहायत घटिया और गलीज थी। वो अपने ख्यालात को झटकने की कोशिश कर रहा था, मगर हीरा की हर हरकत, हर अंदाज उसके दिल को मजीद बेचैन कर रहा था। ये कैसे मुमकिन है कि इस जैसी हसीन दोशीज़ा असफंदयार के साथ हो? क्या वो उसकी कदर भी करता होगा? शहरयार के दिमाग में ख्यालात भिनभिनाने लगे थे। इसी दौरान असफंदयार ने बातचीत शुरू की और शहरयार को अपने कामों के बारे में अपडेट देने लगा। शहरयार जो नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उसकी तफसीलात जल्द ही फाइनल करनी होगी। वक्त कम है और मैं चाहता हूं कि हम इस काम को किसी भी तरह मौसर तरीके से मुकम्मल करें। शहरयार ने खुद को काबू में रखते हुए सर हिलाया। बिल्कुल असफंदयार, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए एक बेहतरीन कदम होगा। मैंने चंद निकात सोचे हैं, कल तुम्हें भेज दूंगा। असफंदयार ने बात जारी रखी, लेकिन शहरयार की तवज्जो बार बार बढ़ रही थी। उसका जहन अब भी हीरा के बारे में उलझा हुआ था। उसके अंदर की लालच बढ़ती जा रही थी, मगर वो बज़ाहिर काम की बातों में मसरूफ नजर आने की कोशिश कर रहा था। चाहे जो भी हो, उसने दिल में कहा था, यह हसीना मेरी सोचों से बाहर नहीं जा सकती, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। मगर असफंदयार जो काम के हवाले से संजीदा था, शहरयार की नजरों और ख्यालात के भेद से बिल्कुल बेखबर था। मुलाजमा चुपचाप चाय उनके सामने रख के चली गई। वो दोनों एक आरामदा सोफे पर बैठे हुए थे। दरमियान में चाय के 2 कप और कुछ फाइलें रखी थीं। यार, एक बात पूछूं? शहरयार ने कॉफी का एक घूंट लेते हुए असफंदयार की तरफ देखा और बेसाख्ता मुस्कुराकर बोला, पूछो। असफंदयार ने नजरें फाइल से हटाई और सर हिलाकर कहा, तुम्हारी मिसेस तुमसे उम्र में काफी छोटी लगती हैं। शादी कैसे हुई तुम दोनों की? शहरयार ने हल्की सी हंसी के साथ कहा था। इस सवाल पर असफंदयार के चेहरे पर लम्हे भर के लिए संजीदगी छा गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कॉफी का कप मेज पर रखा और फिर सुकून से जवाब दिया, बात यह है कि हीरा मेरे घर में नौकरी करती थी, अयान की केयरटेकर के तौर पर। मेरी पहली मिसेस महविश के इंतकाल के बाद अयान बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, किसी की बात नहीं सुनता था, लेकिन हीरा के साथ वो अटैच था, उसकी बात मानता था। शहरयार गौर से सुनता रहा। उसकी नजरों में एक चमक सी आ गई। असफंदयार ने बात जारी रखी, अयान को नॉर्मल जिंदगी देने के लिए मुझे एक फैसला लेना पड़ा। यह फैसला मेरे लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए था। मुझे लगता था कि अयान को एक माँ की जरूरत है और हीरा के साथ उसका ताल्लुक इतना मजबूत था कि मैंने ये कड़वा घूंट भर लिया। ओह, तो मतलब ये शादी सिर्फ अयान की वजह से हुई? शहरयार हल्की सी मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश करते बोला, हाँ, सिर्फ उसी के लिए। हम दोनों बस एक समझौते की जिंदगी गुजार रहे हैं। असफंदयार ने साफ कोई से काम लिया था। ये जाने बगैर के सामने वाला शिकारी था और इन कामों में माहिर और बला का हुस्न परस्त था। शहरयार ने इस बात में सर हिला दिया, मगर दिल ही दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। तो मतलब मेरा रास्ता साफ है, कोई रुकावट नहीं, कोई कांटा नहीं। हीरा बस एक मजबूरी की बीवी है और असफंदयार के दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं। वो दिल ही दिल में सरशार हो गया। शहरयार ने मुस्कुराते हुए बात का रुख बदल दिया, लेकिन उसके शैतानी दिमाग में एक मंसूबा तरतीब पाने लगा। ये मौका मेरे लिए सुनहरी है, बस थोड़ा सब्र करना होगा और दुरुस्त वक्त पर वार करना होगा। वो दिल ही दिल में सोचता रहा। असफंदयार जो अपनी बात खत्म कर चुका था, दोबारा फाइलों में मशगूल हो गया, जबकि शहरयार अपनी ज़ाहिरी मुस्कुराहट के पीछे अपने गंदे और नापाक इरादे छुपाए बैठा था। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। वो पलंग पर आलती पालती मारे बैठी अपने फोन की स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थी। इर्द गिर्द से बेखबर उसने दुपट्टा एक तरफ रख दिया और उसके सुनहरे बाल कांधों पर बिखरे हुए थे। कमरे की खामोशी में बस फोन की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा हल्के से खुला और असफंदयार अंदर दाखिल हुआ। वो कुछ कहने ही वाला था कि उसकी नज़रें बेसाख्ता उस पर जम गईं। एक पल के लिए वो साकित हो गया, जैसे वक्त थम सा गया हो। उसके चेहरे पर छलकती मासूमियत और कुदरती हुस्न ने असफंदयार को हैरत ज़दा कर दिया। वो क़यामत के सरापा लिए बैठी थी। हीरा ने सर उठाया और असफंदयार को दरवाजे पर खड़ा देखा तो जैसे करंट सा लगा। शर्म से उसका चेहरा दहकते अंगारे की तरह सुर्ख हो गया। वो झट से अपना दुपट्टा उठाने लगी। हाथों में लर्जिश थी और नजरें ज़मीन में गड़ी जा रही थी।
یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ دل ہی دل میں اپنی لاپرواہی پر خود کو کوسنے لگی۔ اسفندیار نے اپنی نظریں فوراً ہٹائیں مگر دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی آواز کو معمول پر لانے کی کوشش کی اور سلام کیا۔ السلام علیکم، ہیرا نے بمشکل خود کو کمپوز کرتے ہوئے سر جھکا کر جواب دیا۔ اسفندیار نے ایک نظر مزید اس کی طرف دیکھا اور فوراً اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مناسب نہیں مگر دل کے جذبات قابو سے باہر ہونے لگے۔ یہ لڑکی، اس کے دل نے سرگوشی کی، کتنی سادہ اور خوبصورت ہے۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ اپنی جگہ چند لمحوں کے لیے رکا اور پھر خود پر قابو پانے لگا۔ میں بس یہ بتانے آیا تھا کہ ایان سو گیا ہے، تم بھی آرام کر لو۔ اس کی آواز میں ایک انجانی نرمی تھی جو خود اس کے لیے بھی اجنبی تھی۔ ہیرا نے اس بات میں سر ہلا دیا مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ ابھی نظریں جھکائے ہوئے تھی، دل کی دھڑکن اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ اسفندیار نے پلٹ کر کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی مگر قدم اٹھانا مشکل لگ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے رک کر گہری سانس لی اور خود کو سمجھایا، یہ صرف ایک ذمہ داری اور سمجھوتا ہے اسفندیار، اپنے دل کو قابو میں رکھو۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے اسفندیار اب جا چکا تھا مگر اس کا دل ابھی تک اس کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی دوبارہ لوٹ آئی مگر دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سی ہلچل بپا ہو گئی تھی۔ دونوں کے دل ہی عجیب لے پر دھڑکنے لگے تھے۔ اسفندیار کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا اور گھر میں بس ملازمین ہیرا اور ایان موجود تھے۔ رات کا سکوت ہر طرف پھیلا ہوا تھا، گھر کے ماحول میں خاموشی چھائی تھی۔ بس ایان کی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز ہیرا کے قریب سنائی دے رہی تھی۔ ہیرا ایان کے ساتھ بیڈ پر سو رہی تھی، چہرے پر سکون کی ہلکی سی جھلک تھی۔ شہریار کی شیطانی نیت اسے اسفند کے گھر لے آئی تھی۔ وہ کسی بہانے سے بنگلے کے اندر آیا اور اس کی نظریں اب ہیرا کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اسفندیار شہر میں نہیں ہے۔ کمرے کا دروازہ نیم کھلا دیکھ کر وہ اندر داخل ہوا۔ ایان اور ہیرا کو ساتھ سوئے دیکھ کر اس کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا۔ اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ ہیرا کے چہرے پر پڑتی چاندنی اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ شہریار آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ہیرا کو چھونے کی کوشش کی، دروازہ زور سے کھلا۔ اسفندیار اندر داخل ہوا اور ایک لمحے کے لیے منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ہیرا گھبرا کر جاگ گئی اور شہریار کو اپنے قریب دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ اسفندیار کی آنکھوں میں حیرت، غصہ اور بے یقینی کے جذبات واضح تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے شہریار، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے لہجے میں آگ تھی۔ مجھے نہیں معلوم یہ یہاں کیسے آئے، میں تو ایان کے ساتھ سو رہی تھی۔ ہیرا اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر جھٹ سے بولی، یار غلط نہ سمجھو، میں غلطی سے یہاں آ گیا بس۔ وہ صفائی سے جھوٹ بول گیا مگر اسفندیار کی نظریں شک میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وہ غصے سے ہیرا کی طرف مڑا۔ ہیرا کا دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ مجھے نہیں معلوم یہ کیوں آئے ہیں، میں بالکل بے خبر تھی۔ مگر اسفندیار کا دل اس وقت کوئی دلیل ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے اعتمادی چھلک رہی تھی۔ ہیرا نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ شہریار نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کہا، یار تم زیادہ ہی شک کر رہے ہو، کچھ نہیں ہوا یہاں۔ مگر اسفندیار نے سخت نظروں سے شہریار کی طرف دیکھا۔ تم ابھی اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہیں بعد میں دیکھ لوں گا۔ شہریار فوراً وہاں سے نکل گیا مگر اسفندیار کے دل میں جو شک کے بیج بو دیے تھے وہ بڑھنے لگے۔ ہیرا اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتی رہی مگر اسفندیار کے دل میں بے یقینی اور غصہ دونوں غالب آ چکے تھے۔ کمرے کی فضا خاموشی سے بھر گئی مگر اندر ہی اندر طوفان جاری تھا۔ ہیرا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ کئی گھنٹوں سے وہ اپنی صفائیاں دے رہی تھی، ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اسفندیار کو یہ یقین دلا سکے کہ وہ بے قصور ہے مگر اسفندیار کی بے اعتمادی اس کی روح کو زخمی کر رہی تھی۔ آخرکار اس نے گہری سانس لی، آنکھوں میں آنسو لیے اور دھیرے سے کہا، جب آپ کو مجھ پر یقین ہی نہیں، جب میرا کردار آپ کی نظر میں مشکوک ہو گیا ہے تو پھر میرا یہاں رہنے کا کوئی مطلب نہیں، میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ یہ الفاظ اسفندیار کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گیا جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ ہیرا کی باتوں میں وہ عزم تھا جس نے اس کے دل کو جکڑ لیا۔ وہ دل ہی دل میں جان چکا تھا کہ یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول سکتی، اس کا دل اور کردار دونوں شفاف ہیں۔ ہیرا نے اپنی نظریں جھکائیں اور اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ کمرے سے جانے کے لیے پلٹی تو اسفندیار کے دل میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً قدم بڑھایا۔ نہیں ہیرا، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ حیرت سے رکی مگر اس کی آنکھیں اب بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ اسفندیار نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میں نے تمہیں آزمایا، یہ جاننے کے لیے مجبور کیا کہ تم اپنے کردار کی حفاظت کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو، اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم واقعی سچی اور پاکیزہ ہو۔ کوئی بھی ہلکے کردار کی لڑکی اس طرح اپنے کردار کی صفائی دینے کے لیے اپنے عیش و آرام کو داؤ پر نہیں لگاتی، نہ ہی محل جیسا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ سن کر ہیرا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر اس بار آنسو غم کے نہیں بلکہ سکون اور تشکر کے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے اسفند کے قریب آئی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ کیا میرا سچائی سے بھرپور دل کافی نہیں تھا؟ اسفندیار نے ہیرا کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے اور نرم لہجے میں بولا، مجھے اپنے دل کی بات سمجھنے میں وقت لگا لیکن اب جان گیا ہوں کہ تم میری زندگی کا وہ سکون ہو جس کی مجھے تلاش تھی۔ تم میری زندگی ہو ہیرا، اور اب کبھی بھی مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت۔ تمہیں اسفندیار علی چاہنے لگا ہے دل و جان سے۔ اس کی باتیں سن کر ہیرا بے اختیار ہو کر اس کے سینے سے لگ گئی جیسے وہ اپنی تمام شکایات اور دکھ بھول چکی ہو۔ اسفندیار نے اسے مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں بھر لیا جیسے وہ اسے کبھی خود سے جدا نہیں ہونے دے گا۔ اس لمحے دونوں کے دلوں کے درمیان اعتماد کی ایک نئی بنیاد قائم ہو چکی تھی اور وہ جان چکے تھے کہ اب کوئی بھی ان کے رشتے کو توڑ نہیں سکتا۔ بہت دور رہ لیا تم نے مجھ سے، اب تمہاری خیر نہیں، تیاری کر لو خود کو میری شدتیں سہنے کے لیے۔ وہ اچانک سے ہی شوق ہوا تھا۔ اس کی معنی خیز بے باک باتوں پر وہ سرخ ہوتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ اس کی اس ادا پر ایک زوردار قہقہا لگاتا اس کو مزید اپنے قریب کر گیا۔